हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के वीडियो में जब का ठोस अवस्था वाला अध्याय चल रहा है उसमें आज मैं आप लोगों को अर्धचालक पदार्थों के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है अर्धचालक। देखिए, अर्धचालक के बारे में अपन ने इससे पहले पढ़ा था, तो वहां पर ने बताया था जिन पदार्थों की चालकता का मान जो है चालकों की तुलना में कम होता है लेकिन कुचालकों की तुलना में अधिक होता है, उन पदार्थों को हम अर्धचालक कहते हैं। चालकता का मान चालकों से तो कम लेकिन कुचालकों की तुलना में ज्यादा हो, तो ऐसे पदार्थ आपके अर्धचालक पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह से अब इनके लिए अर्धचालकता में मान जो होता है 10 की पावर -6 से लेकर के 10 की पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। मान अर्धचालकों की चालकता का मान होता है 10 की पावर -6 से 10 की पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये बेटा अर्धचालक पदार्थों की चालकता का मान होता है। अर्धचालक पदार्थों को हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। एक तो होते हैं शुद्ध या नैज अर्धचालक। अर्धचालकों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक अर्धचालक कहलाता है शुद्ध या नैज अर्धचालक और दूसरा अर्धचालक कहलाता है अपद्रवी अर्धचालक। बेटा, अर्धचालक पदार्थ जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं शुद्ध या नैज अर्धचालक और दूसरे होते हैं अपद्रवी अर्धचालक। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर शुद्ध या नैज अर्धचालक। नैज अर्धचालक, देखिए, शुद्ध या नैज अर्धचालक का अर्थ होता है जो शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम से मिलकर के बना, या तो शुद्ध सिलिकॉन होता है या फिर शुद्ध जर्मेनियम। शुद्ध सिलिकॉन और शुद्ध जर्मेनियम के द्वारा जो अर्धचालक बनते हैं उन अर्धचालकों को हम नाम दे सकते हैं शुद्ध या नैज अर्धचालक। अब ये जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं 0 केल्विन ताप पर तो पूर्ण रूप से कुचालक होंगे, लेकिन जब तापमान में वृद्धि की जाती है तो तापमान की वृद्धि के साथ कुछ सहसंयोजक बंध जो है वो टूट जाते हैं और सहसंयोजक बंधों के टूटने के कारण से इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में आता है और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन संरचना में गति करता है, जिसके कारण से अर्धचालकता उत्पन्न होगी। जैसे हम यहाँ संरचना के अनुसार देखें इसको, सिलिकॉन का उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। ये आपका शुद्ध सिलिकॉन है, ये आपका शुद्ध सिलिकॉन है। ये जो बिंदियां अपन ने इसमें प्रदर्शित करी हैं ये इलेक्ट्रॉनों को व्यक्त कर रहे हैं। ये आपकी शुद्ध सिलिकॉन की संरचना है। सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है परमाणु क्रमांक 14 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका नियॉन 3s2 3p2। और इस तरह से सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4। सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4। अब जब तक तापमान 0 केल्विन ताप रहेगा
तब तक सारे के सारे परमाणु और सभी बंध पूर्णतः व्यवस्थित अवस्था में होते हैं। किसी प्रकार की संरचना में कोई गड़बड़ी जो है नहीं पाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे तापमान में वृद्धि की जाती है, तापमान की वृद्धि के साथ साथ कुछ सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं और सहसंयोजक बंध के टूटने के कारण से आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त अवस्था में आता है। बंध टूटने के कारण इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में आ जाता है और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन संरचना में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है और इलेक्ट्रॉनों की इस गति के कारण से पदार्थ चालकता का प्रदर्शन करता है। जैसे जैसे तापमान को बढ़ाया जाएगा, ताप वृद्धि के साथ टूटने वाले सहसंयोजक बंधों की संख्या में वृद्धि होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी और इसके कारण से अर्धचालकता का मान बढ़ता है। तो जब तक 0 केल्विन है तो पूर्णतः कुचालक, ताप वृद्धि से अर्धचालकता उत्पन्न होती है। ताप वृद्धि होगी, सहसंयोजक बंध टूटा, सहसंयोजक बंध के टूटने पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन संरचना में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है, जिसके कारण से पदार्थ के द्वारा जो है अर्धचालकता को प्रदर्शित किया जाता है। तो ये जो है आपके शुद्ध अर्धचालक हो गए। अब दूसरे प्रकार का जो अर्धचालक है वो होता है आपका अपद्रव्यी अर्धचालक। अपद्रव्यी या डोपित अर्धचालक। देखिए, अपद्रव्यी या डोपित अर्धचालक का अर्थ क्या है? शुद्ध अर्धचालकों में एक विशेष कमी होती है कि शुद्ध अर्धचालकों की अर्धचालकता का मान कम होता है। शुद्ध अर्धचालकों की अर्धचालकता का मान जो है वो कम होता है। तो इनकी अर्धचालकता को बढ़ाने के लिए हम शुद्ध अर्धचालकों में कुछ अशुद्धियां मिलाते हैं और मिलाई गई अशुद्धि के आधार पर ये अर्धचालक दो प्रकार के हो सकते हैं। शुद्ध अर्धचालकों में अर्धचालकता कम है, अर्धचालकता को बढ़ाने के लिए अशुद्धि मिलाई जाती है और मिलाई गई अशुद्धि के आधार पर ये अर्धचालक जो है दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एन प्रकार के अर्धचालक और एक कहलाते हैं आपके पी प्रकार के अर्धचालक। देखिए, अशुद्धियां कौन कौन सी हो सकती हैं, किस प्रकार से हम अशुद्धियों को मिलाते हैं इनमें। जैसे वर्ग 14 सिलिकॉन या जर्मेनियम। वर्ग 14 में सिलिकॉन या जर्मेनियम। अब इसमें हमने अशुद्धि मिलाई वर्ग 15 की। वर्ग 15 की शुद्धि मिलाने पर इसे नाम दिया जाता है एन प्रकार। अगर नेक्स्ट ग्रुप की अशुद्धि मिलाओगे, आगे के ग्रुप की अशुद्धि मिलाओगे, नेक्स्ट फॉर एन, याद रखने का तरीका है, एन का मतलब यहां नेक्स्ट नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए आप इसको नेक्स्ट ग्रुप की अशुद्धि, नेक्स्ट ग्रुप की इंप्योरिटी एन प्रकार का अर्धचालक है। फिर दूसरी स्थिति होती है, इसमें प्रीवियस ग्रुप की इंप्योरिटी, पिछले ग्रुप की इंप्योरिटी मींस वर्ग 13 की अशुद्धि, वर्ग 13 की अशुद्धि मिलाओगे तो इसको नाम दिया जाएगा पी प्रकार का अर्धचालक। प्रीवियस का मतलब पी से नहीं है, लेकिन याद रखने का तरीका है। नेक्स्ट मतलब एन मान के चले, प्रीवियस के पी का मतलब पी प्रकार का अर्धचालक। तो आगे वाले वर्ग की अशुद्धि मिलाते हैं तो अर्धचालक कहलाता है आपका एन प्रकार अर्धचालक। एन प्रकार को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि युक्त। इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि युक्त, और ये जो है इसका दूसरा नाम दिया जा सकता है इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि युक्त।
तो इस तरह से हम यहाँ पर जो अशुद्धि युक्त अर्धचालक होते हैं इनको एक नाम और भी देते हैं डोपित अर्धचालक। अपद्रव्य अर्धचालक को डोपित अर्धचालक भी कहते हैं। डोपिंग का मतलब होता है अशुद्धि को मिलाना। तो इन अर्धचालक पदार्थों को हमने दो वर्गों में बांट दिया, एन प्रकार और पी प्रकार। अब हम इसमें बात करते हैं बेटा एन प्रकार के अर्धचालकों की। देखिए हमारा पहला प्रकार आ रहा है इसका एन प्रकार का अर्धचालक। अब ये एन प्रकार का अर्धचालक क्या होता है? आगे वाले वर्ग की अशुद्धि मिलाओगे। जब भी अर्धचालक पदार्थ को बनाने के लिए आगे वाले वर्ग की अशुद्धि को मिलाया जाएगा तो इस प्रकार से बनने वाला अर्धचालक एन प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। जैसे अगर हम शुद्ध सिलिकॉन के अंदर वर्ग 15 के फास्फोरस की अशुद्धि को मिलाएं, मान लीजिए हमने अशुद्धि के रूप में लिया यहाँ पर फास्फोरस। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3s2 3p3। फास्फोरस के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 5। अगर हम सिलिकॉन को गलित अवस्था में लेकर के उसमें फास्फोरस को मिलाएं तो कुछ सिलिकॉन परमाणुओं का विस्थापन फास्फोरस के परमाणु के द्वारा किया जाएगा। और जब सिलिकॉन परमाणुओं का विस्थापन फास्फोरस परमाणु के द्वारा किया जाता है तो इस अवस्था में संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। भाई फास्फोरस के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 5। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 5। 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो बंध निर्माण में प्रयुक्त हो गए। 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण की क्रिया में प्रयुक्त हो गए। एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त जो है यहाँ पर बचा रहता है, इसको हम कह सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये यहाँ पर एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बचा रहता है और ये बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कहलाता है यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है पदार्थ में अर्धचालकता की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। हमने अशुद्धि क्यों मिलाई? जिससे कि पदार्थ की अर्धचालकता बढ़े। अब आगे वाले वर्ग की अशुद्धि मिलाई तो अर्धचालक को हम कह रहे हैं एन प्रकार का अर्धचालक या इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि युक्त अर्धचालक। अब इन अर्धचालकों में होता क्या है? इनमें जो अशुद्धि है उस अशुद्धि के पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं मुक्त अवस्था में। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अर्धचालकता की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अर्धचालकता की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब इनको हमने एन प्रकार नाम क्यों दिया? भाई इलेक्ट्रॉन कैसा कण होता है? ऋणावेशित कण होता है। ऋणावेशित को हम क्या बोलते हैं? ऋणावेशित को अंग्रेजी में बोला जाता है नेगेटिव। ऋणावेशित को आप अंग्रेजी में बोलते हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव का एन, तो नेगेटिव के एन के कारण से हम इनको जो है एन प्रकार का अर्धचालक कह सकते हैं। नेगेटिव के एन के कारण से हम इनको क्या नाम दे सकते हैं भाई? एन प्रकार का अर्धचालक। तो ये हो गए बेटा एन प्रकार के अर्धचालक। अब इसका दूसरा प्रकार आता है पी प्रकार का अर्धचालक। देखिए पी प्रकार के अर्धचालकों में क्या विशेषता होती है? दूसरा प्रकार आ रहा है पी प्रकार का अर्धचालक या इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि युक्त अर्धचालक।
तो बेटा ये पी प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं, इन्हें बनाने के लिए हम पिछले वर्ग यानी जैसे वर्ग 14 का सिलिकॉन या जर्मेनियम है, तो वर्ग 13 के तत्वों की अशुद्धि को मिलाएंगे। पी प्रकार के अर्धचालक को बनाने के लिए हम इसमें पिछले समूह की, पिछले वर्ग की अशुद्धि को मिलाते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे सिलिकॉन वर्ग 14 का तत्व है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियॉन 3s2 3p2। अब वर्ग 13 में बोरोन, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p1। परमाणु क्रमांक बोरोन का 5 होता है, सिलिकॉन का 14। तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p1, यानी बोरोन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 3। अब बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है आपके बंध निर्माण की क्रिया में प्रयुक्त हो जाएंगे। ये तीनों इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण की क्रिया में प्रयुक्त हो जाते हैं। और अब इसमें यहां पर क्या होगा, इसका परिणाम ये निकलेगा कि इस ओर एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी वाला ये जो स्थान होता है, इस स्थान को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन छिद्र या धनात्मक छिद्र। इलेक्ट्रॉन की कमी वाला ये स्थान है, ये स्थान कहलाता है इलेक्ट्रॉन छिद्र या धनात्मक छिद्र। अब जब इसमें पदार्थ में जब हम पदार्थ को विद्युत धारा के स्रोत से जोड़ेंगे, तो विद्युत धारा के स्रोत से जोड़ने पर कुछ सहसंयोजक बंध टूटेंगे। विद्युत धारा के स्रोत से जोड़ने पर कुछ सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं। मान लीजिए पड़ोस का ये बंध टूटा। अब बंध के टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है इस छिद्र को भरने के लिए इधर की तरफ चला। ये इलेक्ट्रॉन छिद्र भरने के लिए यहां पहुंच गया। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा, ये छिद्र तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन इस स्थान पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी वाला ये जो स्थान है, इस स्थान को हम नाम देंगे यहां पर धनात्मक छिद्र। तो इस तरह से हम एक बात कह सकते हैं कि जब इसमें धारा का स्रोत लगाया जाता है, तो धनात्मक छिद्र और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में गति करते हैं। हमने वर्ग 14 के सिलिकॉन के अंदर अशुद्धि के रूप में बोरोन मिलाया। बोरोन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 5। बोरोन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 3। अब 3 इलेक्ट्रॉन तो बंध निर्माण में प्रयुक्त हो जाएंगे, लेकिन एक और इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी वाला ये जो स्थान होता है, इस स्थान को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉन छिद्र या धनात्मक छिद्र। और ये जो धनात्मक छिद्र होता है, अब ये धनात्मक छिद्र यहाँ पर अर्धचालकता की वृद्धि के लिए उत्तरदायी। धनात्मक छिद्र जो है वो अर्धचालकता की वृद्धि के लिए उत्तरदायी। कैसे? जैसे धारा के स्रोत से जोड़ेंगे, आपका दूसरे किसी और बंध के टूटने के कारण से मुक्त इलेक्ट्रॉन छिद्र को भरेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन छिद्र को भरने के लिए यहां आएगा, इस दूसरे स्थान पर इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी कमी, यानी छिद्र और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में गति करते हैं। और जब ये छिद्र और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में गति करते हैं, तो इसके कारण से अर्धचालकता का मान बढ़ता है। और इस तरह से हम यहाँ पर जो है इनको बोलते हैं पी प्रकार के अर्धचालक। यहाँ इसका नाम पी क्यों रख रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब छिद्र क्या होगा? धनात्मक छिद्र।
धनात्मक को अपन बोल सकते हैं पॉजिटिव, धनात्मक को क्या कहा जाता है? पॉजिटिव कहा जाता है। और पॉजिटिव का हो गया P, तो पॉजिटिव का P होने के कारण से हम इनको नाम दे सकते हैं यहाँ पर P प्रकार के अर्धचालक। तो इस तरह से हम यहाँ पर अर्धचालकों के प्रकारों का वर्णन कर चुके हैं। इसके बाद जो हम इसके आगे वाले वीडियो में जो है आपको इन अर्धचालकों के अनुप्रयोगों के बारे में बताएंगे, अर्धचालकों को हम कहां-कहां पर काम में ले सकते हैं।